हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था ओजेनेसिस मीन्स कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी कि ओवम के बनने के प्रोसेस, है ना। तो हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम का फॉर्मेशन होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके का ओवम होता है। तो सबसे पहले ओवम जो है वो राउंडेड है, उसका जो शेप है वो कैसा है, राउंडेड है। इसके बाद अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इस ओवम को देखें तो ये एक नॉर्मल सेल से थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? तो इसे हम एग सेल या ओवम भी कह सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये भी एक सेल है और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वो अनपेयर्ड, पेयर्ड के फॉर्म में नहीं होते, हाफ होते, एन के फॉर्म में होते। अब देखिए, सबसे पहले हम सेल के अगर आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी आपको ये जो कवरिंग दिख रहा है सबसे अंदर का, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं क्या चीज, विटेलाइन मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन विटेलाइन मेम्ब्रेन इसे कह रहे हैं, बट रियलिटी में ये है क्या, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो एक सेल या ओवम के केसेस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसके बाहर की तरफ आए तो बाहर की तरफ जो है कुछ फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है, और ये जो स्पेस है जिसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं इसे, पेरीविटेलाइन स्पेस। तो फर्स्ट चीज यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड कुछ कैविटी स्पेस है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, और इसे हम क्या करें, पेरीविटेलाइन स्पेस। इसके बाद डेंस फ्लूइड का एक और लेयर है, और इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इस तरीके से थिक लेयर है, और इसके बाहर की तरफ, जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ सेल्स का लेयर है, और ये सेल्स लूजली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली नहीं बल्कि लूजली, एक दूसरे से काफी दूर दूर अरेंज्ड हैं। और इस लूजली अरेंज्ड सेल से जो लेयर बनता है उस कंप्लीट लेयर को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है, इसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा। और इसका फॉर्मेशन किसी से हुआ है, ये फॉलिक्यूलर सेल से बने हैं, मेड अप ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स। क्लियर? ये फॉलिक्यूलर सेल्स से बने। अब देखिए, तो ये तो आपने सेल का लेयर देख लिया। सबसे अंदर की तरफ का लेयर आपने देखा वो क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद का जो स्पेस है उसे कह रहे हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। उसके बाद जो लेयर है, थिक लेयर है, जिसे हम कह रहे हैं जोना पेलुसिडा। और सबसे बाहर का लेयर बनने के लिए जो सेल है वो सेल लूजली अरेंज्ड है, तो ये लूजली अरेंज्ड सेल से जो लेयर बन रहा है उस लेयर को क्या कह रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। और इसमें जो सेल इन्वॉल्व है इस लेयर को बनाने के लिए, उस सेल को क्या कह रहे हैं, फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है। तो इस तरीके से हम एग में जो सारे लेयर हैं, हर एक लेयर को हम कह सकते हैं कि ये एग मेम्ब्रेन है। क्या इसे कह सकते हैं, एग मेम्ब्रेन। अब देखते हैं इस एग मेम्ब्रेन को। एग मेम्ब्रेन में सबसे पहले अगर हम प्राइमरी मेम्ब्रेन की बात करें तो प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या होता है, तो प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, टर्शियरी मेम्ब्रेन, ऐसे केसेस में हम इनवर्ड टू आउटवर्ड बढ़ेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या होगा, सबसे पहला मेम्ब्रेन क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या हो गया, प्राइमरी मेम्ब्रेन। इसके बाद का मेम्ब्रेन क्या हो गया, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा। तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा क्या हो गया, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। क्लियर? लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के केसेस में, जैसे अगर हम हेन के केसेस में लें तो वहां पर जो एग प्रोड्यूस होता है उसमें इन मेम्ब्रेन के अलावा भी एक सेल होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव शीथ कवर होता है, जिसे हम सेल कहते हैं, SHELL। तो वो सेल, हार्ड सेल जो होता है वो क्या होता है, वो टर्शियरी, यहाँ पर टर्शियरी नहीं है, यहाँ पर सेकेंडरी मेम्ब्रेन ही है। तो जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है, अगर ये क्वेश्चन है कि एक सेल के केसेस में प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसका सिक्रेशन किसने किया,
तो ये सेल ने किया इसका सिक्रेशन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या है, जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा, इसका सिक्रेशन किसने किया, तो ये फॉलिक्यूलर सेल ने किया। ये क्लियर हो रहा है। अब तो ये आउटर कवरिंग सारे क्लियर हो गए। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला एक्सोप्लाज्म और दूसरा ooप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल रीजन में आप देख रहे हैं, पेरिफेरल रीजन में जो डेंस फ्लूइड भरा हुआ है, इस डेंस फ्लूइड को क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म या एग कॉर्टेक्स। समझ में आ रहा है। ये बाहर की तरफ जो डेंस फ्लूइड है पेरिफेरल रीजन में, उसे क्या करें, एग कॉर्टेक्स या एक्सोप्लाज्म, और जो बीच के पार्ट्स हैं, बीच के रीजन है, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे क्या करें, ooप्लाज्म। तो ooप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स में सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, बट ooप्लाज्म में क्या है, इसमें न्यूक्लियस है या यॉक है, या इसके अलावा और भी क्या है इसमें, तो सेल ऑर्गेनेली और भी जो पार्ट्स हैं वो इसी में। तो एग कॉर्टेक्स या एक्सोप्लाज्म में एग नहीं होगा, ओवम नहीं होगा, यॉक नहीं होगा, या सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा। ये सारी चीजें किस में होंगे, ooप्लाज्म में होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेंट्रिक नहीं होता है, बीच में नहीं होता है। क्लियर, एक्सोसेंट्रिक ये सेंटर से बाहर की तरफ होगा, और इस न्यूक्लियस के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो है जर्माइनल वेसिकल्स। यहाँ पर जर्माइनल वेसिकल्स का मतलब आप कुछ और ना समझे, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसी के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए हमने अलग अलग टर्म यूज किया है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए विटेलाइन मेम्ब्रेन यूज किया, साइटोप्लाज्म के लिए एक्सोप्लाज्म या ooप्लाज्म यूज किया, न्यूक्लियस के लिए हमने जर्माइनल वेसिकल्स या न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है, अभी बताया कि ये सेंटर रीजन में नहीं होता, ये किसी पेरिफेरल किनारे की तरफ होता है। तो जिस डायरेक्शन में ये न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं, एनिमल पोल। और इसके ऑपोजिट जो होता है वो वेजिटल पोल होता है, जस्ट इसका एनिमल पोल का ऑपोजिट होता है। तो एनिमल पोल का इंपॉर्टेंस क्या है, एनिमल पोल वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है जिस तरफ एग सेल या ओवम का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसी साइड से स्पर्म इन करता है। तो स्पर्म का एंट्री फर्टिलाइजेशन के टाइम हमेशा किससे होता है, एनिमल पोल से होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और, अगर इस एग सेल के कंप्लीट डायमीटर की बात करें तो वो डायमीटर कितना होता है, 0.1 mm। क्लियर, इसमें बहुत कम मात्रा में यॉक होता है। अब देखिए यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ओवम के अंदर या एग सेल के अंदर किस बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ओवीपेरस है, तो ओवीपेरस में कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होना है, तो यहाँ पर यॉक की क्वांटिटी ज्यादा होगी ताकि कंप्लीट न्यूट्रिएंट उसमें भरा रहे एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। बट अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है, इसका मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन बॉडी से, फीमेल के बॉडी से भी लिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में इसमें ज्यादा यॉक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ह्यूमन एग के केसेस में यॉक की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए ह्यूमन एग को माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने एग का स्ट्रक्चर देखा। अब इसके बाद की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में।